अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कामरान शाकिर। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम देखने वाले और दोस्त हजरात खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम यूरोप के किसी भी मुल्क में इंतहाई कम खर्चे में और बग़ैर एजेंट के कैसे जा सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इस तरह की कोई भी मालूमाती वीडियो हो उससे सबसे पहले आप और आपके जानने वाले मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरा मकसद यही है कि अगर मेरा कोई अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि कहीं पर मैंने ट्रैवल किया है या कोई और, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूं ताकि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा पहुंचा है मेरे देखने वालों को भी उससे फ़ायदा पहुंच सके। बहुत से लोग यूरोप तो जाना चाहते हैं, उनका ख्वाब है कि वो यूरोप जाएं, यूरोप में जाके काम कर सकें या तो यूरोप में जाके घूम फिर सकें, लेकिन एजेंट्स उनको इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं और ख़र्चा इतना ज़्यादा बताते हैं कि हर एक आदमी आज के दौर में वो एफर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हाल ही में मैं यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में गया था, तो वापस आने पर मेरे बहुत से दोस्त मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जिस एजेंसी के थ्रू मैंने अपना काम करवाया है तो मैं उस एजेंसी के बारे में उनको बताऊं ताकि वो मेरे तमाम दोस्त हजरात उनका कुछ एतमाद बहाल हो गया है उस एजेंसी के ऊपर, तो वो उसको अपने पेपर दे सकें, उसको अपने वीज़े की जो फ़ीस वगैरह है वो उसके पास इवन एडवांस भी जमा करवा सकते हैं कि उससे अपना काम करवा दें। तो दोस्तों, मैंने अपना काम यूरोप का किसी भी एजेंसी या किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं करवाया है। मैंने पूरा प्रोसेस ए टू जेड अपना खुद किया है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यकीन माने कि आप पूरा काम खुद कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आज यूरोप के जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही जाना पहचाना मुल्क है और वो शेंजन में आता है। उस कंट्री का नाम है फ्रांस। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप अगर फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशन उस मुल्क की कैसे फिल कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एम्बेसी मैंडेट नहीं करती, लेकिन वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम में ज़रूर लगानी है ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं। आपने सिर्फ 2 काम करना है। अगर आप 2 काम करेंगे तो यकीन माने कि आपके 85 टू 90% चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला काम ये कि आज की ये वीडियो केयरफुली और पूरी बगैर स्किप किए इसमें जितना भी प्रोसेस मैं बताऊंगा वो पूरा आप देखना, क्योंकि एक छोटा सा भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया, एक गलती आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। और दूसरा, जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल करके सबमिशन करवाएं, कम से कम 1 दिन आप अपनी एप्लीकेशन को दे दें, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिन लगेगा ये पूरा काम करने में। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए और मज़ीद टाइम लिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रांस की वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस चूंकि एक शेंजन एरिया में आता है, तो अगर आपको फ्रांस का या किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा तो आप शेंजन पूरे जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं 27 टू 29 कंट्रीज़, उन सब में आप लोग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस घूम सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। गूगल ओपन करने के बाद आप फ्रांस की जो वीज़ा वेबसाइट है फ्रांस वीज़ा वो टाइप करें। जैसे ही आप टाइप करेंगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखें जहाँ पे स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन है उस पर आप क्लिक करें। जब उस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और आपने फिर जो स्टार्ट योर एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको इससे भी इजी मेथड बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस तरह का मेथड बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप किसी भी कंट्री की वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करना चाहते हैं तो वो एक ही वेबसाइट से आप अराउंड 100 कंट्रीज़ की वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। आप सीधे गूगल में जाएं, जाकर टाइप करें VFS ग्लोबल।
जैसे आप VFS ग्लोबल टाइप करेंगे तो जो फर्स्ट वेलकम टू VFS आएगा उसके ऊपर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद देखें इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में नज़र आएगा आई एम अप्लाइंग फ्राम, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और आप कहाँ पे जा रहे हैं। अभी अगर मैं सऊदी अरबिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सऊदी अरबिया टाइप करूँगा। उसके बाद में हम कहाँ पे जा रहे हैं, फ्रांस। सो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत कंट्रीज़ की लिस्ट मिलेगी। तो मैं लिख लेता हूँ कि फ़्रांस, तो फ्रांस टाइप करेंगे, फ्रांस आ जाएगा। तो उसके बाद सीधा टेक मी टू द वेबसाइट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो जैसे ही विंडो ओपन होगी देखें इस तरह से कुछ पेज ओपन होगा। वहाँ पे अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, सारी सर्विसेज हैं। आपने सबसे पहले क्लिक करना है अप्लाई फॉर वीज़ा के ऊपर, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है तो वो वीज़ा एप्लीकेशन के बाद में आपने सेकंड फेज़ में करनी है। अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक किया, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आ जाएगी, लेकिन आप बिगिन योर एप्लीकेशन पे डायरेक्टली क्लिक करें और फ्रांस ई वीज़ा की जैसी ही वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे, आपको उसी फ्रांस की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आप चले जाएंगे। आप स्टार्ट योर एप्लीकेशन वाला जो सेंटर में पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करें, स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करें। देखें आपको यहाँ पे जो लॉगिन बनाना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी लॉगिन बनाया हुआ है। अगर आप यूज़र नेम आपको बनाना नहीं आता है, आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको सिखा दूंगा कि आप फ्रांस की जो वीज़ा है उसके लिए यूज़र नेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यूज़र नेम बनाया हुआ था, इसलिए डायरेक्टली मेरा जो है ओपन हो गया है। इसलिए मैं अब न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एक एप्लीकेशन सबमिट करूँगा। क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी करंट नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान का मैं फिल करूँगा। और डू यू जॉइन ट्रैवल विद द फैमिली मेम्बर फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, नो, इसको नो ही करना है आपने भी। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के मेंबर को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपका स्टे कहाँ पे आपने, तो हम इस टाइम जो है तो सऊदी अरबिया से फिल करें, सऊदी अरबिया। सिटी ऑफ सबमिशन तो मैं अल-खुबर करता हूँ, क्योंकि हर बड़े शहर, हर कंट्री के हर बड़े शहर में इनका वीज़ा सर्विस सेंटर रहता है। वीज़ा टाइप फर्स्ट टाइम आप लोगों ने याद रखें 90 लेस देन 90 डे ही करना है। इससे ज़्यादा अगर आप फर्स्ट एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं मत करना। मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे फ्रांस का कर रहे हैं हम लोग, मैं फ़्रांस की सिलेक्ट करेंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू हुआ वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान से है पाकिस्तान, आपका इंडिया जो भी है, बांग्लादेश, जहाँ से भी वो होगा। और पाकिस्तान पासपोर्ट की टाइप हम मेरी ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो फिल करना है, अपना पासपोर्ट नंबर देना है आपने जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। और वो कब इशू हो आपका पासपोर्ट, वो जो पासपोर्ट इशू डेट है वो लिखनी है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है आपने वो लिखनी है। उसके बाद आपका प्लान, आपका वहाँ पे टूरिज़म में जाके प्लान क्या है, तो टूरिज़म है तो आपने टूरिज़म ही सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। लेकिन जो भी जिस काम के लिए आप जा रहे हैं आप वो करें। इस टाइम ये एप्लीकेशन टूरिज़म के लिए है तो मैं टूरिज़म सेलेक्ट करूँगा, मेन पर्पस टूरिज़म है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ब्रीफ बताना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप कवर लेटर बनाएंगे तो फिर कवर लेटर में आपने डिटेल देनी है। मैं जस्ट आपको एक टाइप करके बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जैसे आई वांट टू एक्सप्लोर पेरिस सिटी एंड वांट टू टेस्ट एंड वांट टू टेस्ट फ्रांस डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। इस तरह से आपको जो भी सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है आप थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दें, लेकिन कंप्लीट डिटेल आपने कवर लेटर में देनी है। उसके बाद आप इसको सेव करें। ये हर पेज को आपने सेव ज़रूर करना है। नेक्स्ट या वेरीफाई करने से पहले पेज को सेव करें। पेज सेव होने के बाद आप वेरीफाई करें। पेज सेव होने से फ़ायदा ये होगा कि आपका डाटा लॉस नहीं होगा। देखें अभी आ गया कि आपको यू नीड अ वीज़ा, अभी आपको कंफर्म हो गया कि आपको वीज़ा चाहिए। इसके लिए इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखें यहाँ पे बता रहा है कि जो आपने पासपोर्ट नंबर दिया है उसको एक बार चेक कर लें। सही करके चेक करने के बाद आप फिर उसको यस करना,
क्योंकि पासपोर्ट नंबर अगर गलत एक बार मेंशन हो गया तो वो दोबारा आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपने पासपोर्ट नंबर को जो लेटेस्ट नंबर उसको वेरीफाई करके यस करके लोडिंग होने दे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपने अपनी जो आइडेंटिटी की डिटेल्स हैं वो देनी है, मेल फीमेल जो भी है उसके हिसाब से। आपका जो मैरिटल स्टेटस है उसके हिसाब से आपने देनी है। बाद में जो आपका लास्ट नेम है पासपोर्ट के ऊपर वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद जो भी जैसे मेंशन किया, जो फर्स्ट नेम आपका पासपोर्ट के हिसाब से आपने इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी पासपोर्ट के ऊपर लिखी है। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपके पासपोर्ट पे है या जहाँ पे आपकी बर्थ है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, नेशनलिटी एट द बर्थ, अगर उस टाइम में आपकी कोई नेशनलिटी डिफरेंट थी, जैसे मेरी जो है तो अभी भी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, उस बर्थ के टाइम पे भी नेशनलिटी थी। अगर आपकी कोई डिफरेंट है तो फिर आपने डिफरेंट उस नेशनलिटी को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना। लास्ट नेम जो अगर आपके पास कोई प्रीवियसली कोई लास्ट नेम अगर था, नेम चेंज हुआ है वो देना है, सेम है तो सेम देना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद में नीचे आ जाएगा कि आपका जो कंट्री ऑफ बर्थ है, आप क्या जो सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, सऊदी अरबिया में आपकी बर्थ हुई, पाकिस्तान में बर्थ हुई, इंडिया में जहाँ पे भी हुई, आप उस हिसाब से लिखें। उस जो आपके नेशनलिटी वाला जिस कंट्री के आप सिटीज़न हैं उसका आइडेंटिटी नंबर देना है। जैसे मैं पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। आपके पास कोई अदर नेशनलिटी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, नहीं तो इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने दें। स्क्रॉल डाउन करें तो आपको योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो एड्रेस जहाँ पे आप इस टाइम रह रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आपने वो प्रेजेंट एड्रेस देना है। आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, लेकिन मैं तो जो है तो कंप्लीट नहीं लिखूँगा, ऐसे ही समझाने के लिए आधा आधा शॉर्ट एड्रेस जस्ट फिल करके आपको बता रहा हूँ कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। उसका कंट्री, पोस्टल कोड, सिटी, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये पूरी चीज़ें। लेकिन याद रखना कि आपने सब चीज़ें एक्यूरेट लिखनी है, कोई भी चीज़ आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट नहीं लिखना। ये पूरी डिटेल चेक करने के, पूरी डिटेल कंप्लीट करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, उसके आपने येस या नो, और येस या नो के हिसाब से, जैसे कि डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन अ कंट्री। जैसे देखें मैं अगर सऊदी अरबिया से एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ और पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ तो येस। तो अगर आप पाकिस्तान से ही एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो आपके लिए नो का ही ऑप्शन आएगा, तो येस करेंगे। उसके बाद में जो सऊदी अरबिया का इकामा नंबर है वो यहाँ पे देंगे। अगर आप यूएई से कर रहे हैं तो यूएई का जो आईडी कार्ड नंबर है, जहाँ से भी कर रहे हैं उस कंट्री का जो आईडी कार्ड नंबर है वो देंगे। उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो वहाँ पे आपके इकामे के हिसाब से डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन करनी है। और इकामे की जो फर्स्ट डेट ऑफ इशू है, जब आपका इकामा पहली बार इशू हुआ था, आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपकी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा कि आर यू जॉइनिंग और ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेम्बर, तो नहीं, हम लोग, मेरे केस में नो है। डू यू जॉइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री, नो। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री की फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। आपका करंट जॉब, जहाँ का आपका इकामा है, आईडी है, या जो वो ट्रेड शो कर रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना काम लिखना है। अगर आपका काम इस लिस्ट में नहीं है, आप अदर करके तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप अदर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट कॉलम फिल करना पड़ेगा। अगर आप अदर पे क्लिक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने सेक्टर कौन सा है, अकोमोडेशन का है, इंडस्ट्रियल का है, जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो उस कंपनी का कौन सा सेक्टर आपने वो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, जो आपका कंपनी नाम है आपके आईडी के ऊपर, या जब आप बाद में सैलरी सर्टिफिकेट देंगे तो उसके हिसाब से। और उसका जो कंप्लीट एड्रेस है आपके एम्प्लॉयर का, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ताकि अगर एम्बेसी अगर कुछ वेरीफाई करे भी तो बिल्कुल इजीली
और उनको उस टाइम में ये जेन्युइन लगे। मोस्टली कोई भी 99.9% वेरीफाई नहीं करता है, लेकिन आपका काम है कि आपने एप्लीकेशन में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी कंपनी के बारे में। अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की जो आपकी एड्रेस होगा, आपने वो एक्यूरेट एड्रेस मेंशन करना है वहाँ पे, कौन से कंट्री में है वहाँ का, और जो आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर देना है, आपने यहाँ पे अपना नंबर नहीं देना है। ईमेल एड्रेस बेटर है कि आप अपना कंपनी का दें, लेकिन आप कोई अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसी ममानत नहीं है कि आप अपना कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते। ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप एक बार देख लें, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने चेंज करनी है ठीक है, अगर आपने चेंज नहीं करनी, सब कुछ सही है, तो आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लें। अब जब सारी डिटेल फिल होगी, सेव करके नेक्स्ट करें। लोडिंग होके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। देखें यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रीवियस वीज़ा के बारे में, कि अगर आपको पहले शेंजन वीज़ा 59 मंथ्स में मिला है, हैव यू रिसीव्ड अ शेंजन वीज़ा। अगर आपको शेंजन वीज़ा 59 मंथ में मिला है, यस करें, नहीं तो नो। अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपको नो ही करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपके जो वीज़ा पुराना मिला होगा उस वीज़े की आपने डिटेल लिखनी होगी। जिनको वीज़ा मिला होता है उनको ये डिटेल पूरी पता है कि वीज़े के ऊपर पूरी डिटेल मेंशन होती है। उसके बाद हैव यू डिजिटल फिंगरप्रिंट्स प्रीवियसली। अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट्स दिए हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप नो करें। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि हमने फिंगरप्रिंट्स तो दिए हैं लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिला था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उस केस में भी आपने नो ही करना है। यस आप कब करेंगे? अगर आपने फिंगरप्रिंट दिए हैं और आपको वीज़ा मिला है तो, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो आपको नीचे एक बायोमेट्रिक वीज़ा, नंबर ऑफ़ द लास्ट बायोमेट्रिक वीज़ा देना है। वो नंबर आपको कब मिलता है? जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है। तो अगर आपने पहले बायोमेट्रिक नहीं दिए या आपको वीज़ा नहीं मिला तो आप नो कर दें, यस इसको नहीं करना। यस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों को वीज़ा मिला होगा। फिंगरप्रिंट देना या ना देना वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला है। अगर है तो फिर आपको डेट ऑफ टेकिंग ऑफ फिंगरप्रिंट अगर याद है दे दें, नहीं याद तो उसको अप्रोक्सीमेटली डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेव करें इसको। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा आपकी डिटेल कि आपने स्टे कहाँ पे करना है। आपकी होटल की जो डिटेल है वो आपसे पूछेगा। बुकिंग है, जो भी चीज़ें पहले करनी है, जो डेट्स आपकी होटल बुकिंग की हैं, टिकट की हैं, उसके हिसाब से ही आपने यहाँ पे डाटा डालना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका होटल किसी दूसरी डेट का बुक हो और आपने यहाँ पे कोई डेट दूसरी डाली हो। इसलिए फ्री ऑफ कास्ट आप बुकिंग करके यहाँ पे डेट्स डालें। सो इसमें आपको ये फर्स्ट पूछ रहा है कि आप शेंजन के किसी और कंट्री में भी जाएंगे या सिर्फ फ्रांस में ही। तो आप अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप नो ही करें, यस नहीं करना। क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको दूसरे कंट्रीज़ की भी होटल बुकिंग, फ़्लाइट सब कुछ दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको शेंजन वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद आप जाने के बाद बेशक किसी भी कंट्री में जाएं, वहाँ पे कोई रोक रुकावट नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन के लिए नो कर दें इसको। बाद में जो आपकी अराइवल डेट है एज़ पर योर ट्रैवल आइटनरी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। लेकिन मिनिमम 3 मंथ पहले आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए। बाद में आपको वीज़ा मिल जाए और जो भी ट्रैवल डेट आपकी जो स्टार्ट होगी, आप कभी भी ट्रैवल करें, कोई आपको एयरपोर्ट पे ये नहीं पूछेगा कि आपने एप्लीकेशन में ये डेट डाली थी तो आप ये डेट को क्यों जा रहे हो। कोई चेकिंग नहीं होती इस तरह की। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है वीज़ा मिलने के लिए। और यहाँ पे लिखना है कि आपने शेंजन से वापस कभी रिटर्न आना है। याद रखें कि जब आप जाएंगे तो आप उसी कंट्री में जा सकते हैं जिसका आपने वीज़ा अप्लाई किया है, लेकिन वापस आने के लिए आप शेंजन के किसी भी कंट्री के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने फ्रांस से एप्लीकेशन दी है तो फ्रांस से ही वापस आना है। 10 to 14 डेज़ की जो आपका ट्रिप है वो वीज़ा के लिए बेस्ट है। टूरिज़म के लिए 10 to 14 डेज़ से ऊपर नहीं रखना चाहिए, लेकिन वीज़ा आपको 6 महीने तक मिल सकता है। यहाँ पे डेज़ लिखना है। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेरी सजेशन है कि आपने जो है तो मल्टीपल एंट्री नहीं करनी है।
मोस्ट ऑफ द चांस वो लोग क्या करते हैं, वीज़ा जब इश्यू करते हैं तो वो लोग मल्टीपल एंट्रीज़ खुद ब खुद दे देते हैं। बेशक आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें सिंगल एंट्री की हो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आप मल्टीपल एंट्रीज़ डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे तो वीज़ा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आप सिंगल एंट्री करके एप्लीकेशन को प्रोसीड करें ताकि एक बार तो आपको वीज़ा मिले। उसके बाद नंबर ऑफ़ द स्टेज प्लान्ड इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, तो ये ज़ीरो होंगे क्योंकि आपने सिंगल एंट्री सेलेक्ट की है एज़ पर एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने क्या करना है, आपका पर्पज़ क्या है। तो टूरिज़म की एप्लीकेशन है, टूरिज़म ही सिलेक्ट करें, बाकी कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। लेकिन एक बार आपको वीज़ा मिल गया, आप वहाँ पे फ्रांस पहुँच गए, शेंजन कंट्रीज़ में पहुँच के आप जाके वहाँ पे जो आपका दिल आता है करें, कोई मसला नहीं। ये फार्मेलिटीज़ बहुत ही केयरफुल रह के आपने फिल करनी है सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को सेव करें। एप्लीकेशन को सेव करने से ये होगा कि आपका कोई भी डाटा जो है तो वो जितना भी आपने एंटर किया वो लॉस नहीं होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं और उसके बाद में आ जाएगा आपको कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने वहाँ पे रहना कहाँ पे है, आपको कोई जो वहाँ पे आपकी कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई आपका जानने वाला है, आपने किसी पे भी टिक नहीं करना है। आपने डायरेक्टली टिक करना है होटल अकोमोडेशन के ऊपर, क्योंकि कोई कंपनी दिखाएंगे उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई आदमी दिखाएंगे, दोस्त दिखाएंगे उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यहाँ पे जो आप होटल की डिटेल डालेंगे वही उसी होटल की बुकिंग आप लोगों ने वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। इसलिए वीज़ा एप्लीकेशन से पहले आपने होटल बुकिंग बनानी है। booking.com हो गया या बहुत बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आपको फ्री ऑफ कास्ट होटल बुकिंग बन जाएगी, पैसे देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब वीज़ा मिल गया तो आप वो कैंसिल भी वापस करवा सकते हैं क्योंकि फ्री कैंसिल होता है वो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे कोई और होटल बुकिंग की डिटेल डाली नेट से देख के, लेकिन जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन दी तो आपने किसी दूसरे होटल की कंफर्मेशन उसमें अटैच करके डाल दी। ऐसा नहीं। तो हम लोग चलो लिखते हैं ऐसे ही पेरिस होटल, एड्रेस कोई भी दे देते हैं, लेकिन आपने होटल का एड्रेस हर चीज़ एक्यूरेट देनी है कि जिस वेबसाइट से आप बुक करेंगे उस वेबसाइट में होटल की पूरी डिटेल होगी कि वही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि अगर जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करे उस होटल से तो वो होटल वाले कंफर्म करें कि हाँ इस बंदे की यहाँ पे अकोमोडेशन बुक है ऑलरेडी। कुछ भी गलत लिख के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन ख़राब नहीं करना। वही जो होटल का जो वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस जो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि जो आपकी ट्रैवल कास्ट है वो आप खुद से पे कर रहे हैं या कोई आपके दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाइफ जा रही है तो वो बता सकती है कि मेरे हस्बैंड पे कर रहे हैं, या कोई बेटा बेटी जा रहे हैं कह सकते हैं मेरे फादर पे कर रहे हैं। तो आपको उनके सिर्फ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर आप खुद पे कर रहे हैं, माई सेल्फ पे करें और उसके नीचे आप बता दें कि आपके क्या एकोमोडेशन आपकी प्रीपेड है या आप साथ में क्रेडिट कार्ड्स लेके जा रहे हैं, कैश लेके जा रहे हैं, कोई चेक लेके जा रहे हैं, या आप क्या चीज़ अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप क्रेडिट कार्ड और कैश किया करें और उसके बाद में उस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। ऊपर एक बार देखने के बाद अगर कोई आप मुतमईन हैं कि हर चीज़ सही है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पेज लोड हो जाएगा और उसके बाद में आपसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा। अभी सबसे लास्ट स्टेप आ गया है कि यू आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देखें यहाँ पे जो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो आपने ज़रूर देने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कवर लेटर हो गया वो लाजमी देना है, कवर लेटर के बगैर एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। उसके साथ में अपनी कंपनी का जो कोई विजिटिंग कार्ड हो गया, बिज़नेस कार्ड हो गया, फैमिलीज़ के इकामे हो गए, ये सारी चीज़ें जो भी हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे वो या तो फ्रेंच या तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट लाजमी होना चाहिए। जैसे यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है कि पासपोर्ट, आपने पासपोर्ट देना है और वो पासपोर्ट कितना वैलिड हो, कम से कम जब आप शेंजन कंट्रीज़ छोड़ें तो 3 मंथ वैलिड हो। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट 1 ईयर से कम वैलिड है, आप पासपोर्ट पहले रिन्यू करवाएं, उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फिल करें। उसके साथ आपने 2 फ़ोटो लेके जाने हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ में,
और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपी दोनों लेके जाएं। एक एक फ़ोटोकॉपी तो लाजमी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे वीज़ा सेंटर में जो फ़ोटोकॉपी हैं वो बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली हैं वहाँ पे। और जो आपका पासपोर्ट हो उसके ऊपर कम से कम 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए, ताकि जो अगर आप जो वीज़ा इशू होगा वो वहाँ पे वीज़ा स्टिकर लग सके। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे, इफ़ यू आर नॉट अ नेशनल ऑफ द योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जैसे देखें अगर मैं पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ तो पाकिस्तान से एप्लीकेशन फ़िल करूँगा तो सिर्फ पाकिस्तान का आईडी कार्ड और पासपोर्ट काफ़ी है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ और सऊदी से कर रहा हूँ तो मुझे इकामा लेके जाना पड़ेगा। उसके नीचे पर्पज़ ऑफ ट्रैवल और स्टे जो रिज़र्वेशन कंफर्मेशन है होटल की, वो लाजमी साथ में लेके जानी है। उसके बाद जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सैलरी सर्टिफिकेट, वो चैम्बर हुआ हो, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इवन कि आप सैलरी जो स्लिप आती हैं पर मंथ, आपको जो सैलरी आती है उसकी सैलरी स्लिप मिलती है आपको ईमेल में, जो सैलरी स्लिप आती है उसको प्रिंट करके वो भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद फंड्स में बैंक स्टेटमेंट, चाहे बैंक आपका दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, आप ऑनलाइन उसकी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके वो शो कर सकते हैं। सऊदी अरबिया में है तो यहाँ से ले लें, फिर पाकिस्तान का बैंक अकाउंट होगा, बेशक एक स्टेटमेंट सऊदी की, एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की, वो भी एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद में अकोमोडेशन, जो आपकी रिज़र्वेशन ऑफ अ होटल और जो भी आपने बुकिंग करवाई है वो, और इसके साथ में मैच करनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, कि जो आप होटल बुकिंग करवा रहे हैं उतनी आपकी बैंक स्टेटमेंट है कि नहीं। और लास्ट में ट्रैवल इंश्योरेंस, ऑनलाइन आप इजीली ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं, वो लेके सब चीज़ चेक करके फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, लोडिंग प्रोसेस हो जाएगी। देखें अभी आपको फ़ाइल नंबर भी इशू हो गया है, आप जैसे ऊपर देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो गई है, आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको एक नंबर मिल चुका है। डिक्लेयर करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें। आप एक एक चीज़ अगर चेक नहीं की तो नो करके दोबारा रीचेक कर सकते हैं। आपने यस किया तो अभी आपको ये बताएगा कि आपने फ़ीस कितनी पे करनी है। देखिए सिर्फ 324 सऊदी रियाल आपने पे कर रहे हैं, प्लस वीज़ा सर्विस सेंटर के चार्जेस। कोई एजेंट के लाखों रुपए आपने नहीं देने, इंतहाई कम पैसों में बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। आप जिस भी मुल्क में होंगे अपनी करेंसी के हिसाब से इसमें पे कर सकते हैं। ये पूरा देखने के बाद कंटिन्यू करें। अभी आपने अपॉइंटमेंट की तरफ जाना है। वीज़ा सेंटर की आप अपॉइंटमेंट को प्रोसेस करेंगे, इसके बाद लेंगे और आप बताएंगे कि आपने कौन से कंट्री में, कौन से सिटी में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और वो कुछ इंफॉर्मेशन है कि आप जब जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए आपके पास। अभी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट टू द वीज़ा सेंटर करें और यहाँ पे जो फ्रांस की वेबसाइट है वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। अब इसको वीज़ा सेंटर हैंडल करेगा। आपने देखे 3 ऑप्शन है कि आपने क्या करना है। अपॉइंटमेंट रीडिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी लाने हैं, बायोमेट्रिक की पेमेंट होगी और आपका जो वीज़ा सेंटर है जो आपने फ़िल किया था स्टार्टिंग में वो दिखाएगा कि आपने खुबर वाले वीज़ा सेंटर, मैंने खुबर सेलेक्ट किया था। आप बेशक इंडिया से कर रहे हैं, मुंबई सेलेक्ट करें, दिल्ली करें, हर बड़े शहर में वीज़ा सेंटर होता है। जो भी आप वीज़ा सेंटर स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन में फिल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वही होगा। कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे जाएं। अभी आपको एप्लीकेशन नंबर और आपकी सब चीज़ क्लियर हो गई। अभी सिर्फ आपको VFS की वेबसाइट में जाके आपने अपॉइंटमेंट लेके ये एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के सबमिट करवानी है। जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड में चली जाएगी। डाउनलोड से देखना, आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना, 2 फोटोग्राफ साथ लेके जाना और ये देखें नीचे बारकोड भी जनरेट हो गया और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया। अभी यही एप्लीकेशन नंबर यूज़ करके आपने VFS की वेबसाइट में जाके वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी जाके वहाँ पे सबमिट करें। गूगल में जाके VFS की ओपन करें वेबसाइट।
वहाँ पे जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आप जिस भी कंट्री से कर रहे हैं वो कंट्री सेलेक्ट करें, और आगे नेक्स्ट अभी फ्रांस से एप्लीकेशन है तो फ्रांस सेलेक्ट करके उसको टेक टू मी द वेबसाइट करें। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अप्लाई फॉर वीज़ा आपका कंप्लीट हो गया, अभी आपने बुक एंड अपॉइंटमेंट करनी है। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड हो जाएंगे। यहाँ पे आपने बहुत केयरफुल रह के करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप सर्विस परचेज़ करेंगे वीएफएस की, उससे कास्ट अप एंड डाउन होगी। तो मिनिमम सर्विसेज परचेज़ करें ताकि कास्ट कम से कम हो। तो नंबर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फिल कर दी, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है। तो नंबर 2 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, इसको व्यू मोर करें, और नीचे है क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एडिशनल सर्विसेज परचेज़ करने के लिए बोलेगा। आप सीधा नीचे जाएं, आई एक्सेप्ट बुक एंड अपॉइंटमेंट नाउ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जाके क्लिक करें। जैसे ही आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करके तो अपॉइंटमेंट वाले दिन जाके अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दें।